चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के क्लास में। और आज की ये क्लास सेंट्रल गवर्नमेंट के हर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी हो गया, एसएससी के सारे एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस, रेलवे, सीआरपीएफ, हर वो एग्जाम के लिए आपकी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारी जीके जीएस की क्लास जो है पहली क्लास है, तो आप लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई इसका अगला पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा है, वह हुमायूं की कौन लगती थी। आपको बताना है गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा है वह हुमायूं की कौन थी। तो गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी हैं, बाबर की कौन है, पुत्री, बाबर की पुत्री हैं, ठीक। और बाबर की पुत्री हैं तो हुमायूं की कौन लगेंगी, बहन लगेंगी, ठीक। हुमायूं की बहन लगेंगी गुलबदन बेगम। तो एक करेक्ट आंसर, गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक को लिखा है ये हुमायूं की बहन थी, ठीक। एक करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आपको बताना है दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये था चोल वंश, ठीक। ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे चोल वंश 8वीं और 12वीं शताब्दी को भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक थी, ठीक। इन्होंने दक्षिण भारत में कब राज्य किया, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, ठीक। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका ए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच इनमें से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष को लड़ा था। आपको बताना है कन्नौज पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बीच इनमें से किस राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष को लड़ा था, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लड़े थे ये आप लोग नोट करेंगे बंगाल के पाल वंश हो गए, आपके मध्य भारत के प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार मध्य भारत के, ठीक। और दक्कन के राष्ट्रकूट, तो पाल और राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष को लड़ा था, ठीक, कन्नौज के लिए, ठीक। तो डी इज करेक्ट आंसर, पाल वंश, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी द्वारा की गई थी, ठीक। बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना की गई थी, सी इज करेक्ट आंसर। बहलोल लोधी का बेटा है सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी का बेटा है इब्राहिम लोधी, ठीक, इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना की है, ठीक। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे इब्राहिम लोधी को 1526 में हराकर बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना की, ठीक। इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका सी, बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना लोधी ने किया, बहलोल लोधी, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। आपको बताना है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था। तो अभी हमने देखा था कि पानीपत का पहला युद्ध जिसमें बाबर की जीत होती है और बाबर ने मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देता है। तो ये 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच, बाबर आप नोट करेंगे बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम लड़ाई होती है जिसमें बाबर की जीत हो जाती है और बाबर 1526 में मुगल डायनेस्टी की स्थापना कर देता है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर, ठीक, अकबर और हेमू के बीच हुआ, ठीक। हेमू के बीच होता है जिसमें अकबर की जीत होती है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे तीसरा पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का मराठों के बीच होता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक, जिसे जीत और हार की तराजू में तौला नहीं जा सकता है, ठीक। तो आप लोग नोट करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था जिसे गजबेटकर की उपाधि मिली थी। आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसे गजबेटकर की उपाधि मिली थी। तो ये था देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि मिली थी, बी करेक्ट आंसर। आप लोग नोट करेंगे देवराय द्वितीय को गजबेटकर की उपाधि मिली थी, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे देवराय द्वितीय 1423 से 1446 ईस्वी के दौरान संगम राजवंश के शासक थे, ठीक। संगम राजवंश के शासक थे, आप लोग नोट करेंगे संगम राजवंश के शासक थे देवराय द्वितीय 1423 से
1446 के बीच। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो हम सबको पता है खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की। ठीक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। डी इज करेक्ट आंसर। साथ साथ नोट करेंगे गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, ये भी सिखों से ही संबंधित हैं। ठीक, तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान ने भारत का दौरा किया था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था। आपको बताना है सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था। तो सबसे पहले जानेंगे लॉर्ड क्लाइव कौन है। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है। ठीक, बंगाल का पहला गवर्नर है, जिसे 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। और लॉर्ड क्लाइव जब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा देता है, तब जाकर के 1757 में बंगाल का पहला गवर्नर बन जाता है। ठीक, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का दूसरा 2 बार मतलब 2 टाइम्स गवर्नर बनता है। ठीक, तीसरी बार वारेन हेस्टिंग इस पद को बढ़ाकर के 1768 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक, गवर्नर से इस पद को बढ़ा करके गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, और अगर पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव, जिसे 1757 में बनाया गया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो यह है वारेन हेस्टिंग आप लोग नोट करेंगे, जिसे 1768 में बनाया गया था। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे वायसराय, भारत का वायसराय बना है, आप लोग नोट करेंगे। भारत का वायसराय बना है, आप लोग नोट करेंगे लॉर्ड डलहौजी को भारत का पहला वायसराय बनाया गया है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी। आपको बताना है किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी। तो आपको बता दें तोमर वंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी। साथ साथ नोट करेंगे तोमर वंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी। तोमर वंश के आप लोग नोट करेंगे। तोमर वंश के संस्थापक है अनंग पाल। ठीक, तोमर वंश के संस्थापक अनंग पाल, आप लोग नोट करेंगे अनंग पाल। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, चौहान वंश के संस्थापक अजय राज। ठीक, अजय राज। ठीक, खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा बौद्ध संगीतियों और उनके स्थान का सही सुमेलित युग्म नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति ये राजगृह में हुई थी, ये राइट है। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति ये हुई थी वैशाली में। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, यही राइट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। और तृतीय बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ है। और चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा आपका द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि वैशाली में हुआ। और सारनाथ ऑप्शन में है, तो सारनाथ गलत है, वैशाली इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो इसका राइट आंसर बी दूसरा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। तो यह है राखी गढ़ी, जो कि विश्व का सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक, राखी गढ़ी, साथ साथ नोट करेंगे इसके बारे में। राखी गढ़ी हरियाणा का एक गांव है। ठीक, हरियाणा के राखी गढ़ी गांव में दुनिया की सबसे पुरानी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और राखी गढ़ी जो कि सरस्वती नदी के किनारे एक मैदान में स्थित है। ठीक, सरस्वती नदी के मैदान में स्थित है, तो आप लोग नोट करेंगे राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान पी एवं पियादस्सी था। आपको बताना है देवान पी एवं पियादस्सी किसका नाम था। तो ये था मौर्य सम्राट अशोक का दूसरा नाम देवान पी एवं पियादस्सी था। ये मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक हैं। ठीक, मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक, मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। साथ नोट करेंगे इन्होंने 268 से लेकर के 232 तक, इन्होंने 268 से लेकर के 232 तक मौर्य वंश का शासन किया। ठीक, साथ नोट करेंगे
देवान प्रिय का अर्थ है देवताओं को प्रिय, ठीक। देवान प्रिय का अर्थ है देवताओं को प्रिय, और प्रियदासी शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है दूसरों के लिए दया करना, ठीक। प्रियदासी का अर्थ है दूसरों के लिए दया करना, ठीक। तो आप लोग नोट करेंगे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनका जन्म आप लोग नोट करेंगे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था लुम्बिनी में, ठीक। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी जगह पे हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं, ठीक। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बौद्ध और जैन धर्म के संस्थापक ऋषि ऋषभदेव, ठीक। ऋषि ऋषभदेव। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? आपको बताना है हेनसांग जो कि लगी रहे चीनी यात्री, ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हेनसांग जो हैं ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आए थे। हेनसांग या जुआन जैंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, ठीक। ये बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के भारत आए थे, ठीक। चीनी यात्री हेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क कुशल वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे जिसके अधीन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कनिष्क मूल रूप से कहाँ से संबंधित हैं? आपको बताना है कनिष्क ये मूल रूप से कहाँ संबंधित हैं? ये संबंधित है मध्य एशिया से संबंधित है कनिष्क, ठीक। कुषाण यू ची कबीले एक शाखा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेद के अवयव किसे कहते हैं? आपको बताना है वेद के अवयव किसे कहते हैं? तो वेद के अवयव वेदांग को कहा जाता है, ठीक। वेद के अवयव वेदांग को कहा जाता है, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सबसे पहले देते आर्यभट्ट, ठीक। तो आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, ठीक। तो ये राइट है। वराहमिहिर, ठीक। वराहमिहिर वह चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने बृहस्पति ग्रंथ की रचना की, ठीक। तो ये भी राइट है। भास्कर के बारे में देखेंगे। भास्कर एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक, जिन्होंने भास्कराचार्य जी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ। काफी बारी क्वेश्चन बन जाता है। भास्कराचार्य जी का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में हुआ, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। ब्रह्मगुप्त के बारे में आप लोग जानेंगे। ब्रह्मगुप्त एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जो कि पंच सिद्धांतिका की रचना नहीं की है, ठीक। ये 4th इज राइट, ये गलत हो जाएगा, ठीक। ये गलत है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से डी इज करेक्ट आंसर। आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की। वराहमिहिर बृहस्पति, भास्कर सिद्धांत शिरोमणि, ठीक। ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पहले पल्लव किस वंश के समांत थे? आपको बताना है पहले पल्लव वंश जो हैं ये किस वंश के समांत थे? तो ये थे सातवाहन वंश के, ठीक। सातवाहन वंश के समांत थे पल्लव वंश पहले, ठीक। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जादुई सूत्र तंत्र मंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है? आपको बताना है कौन सा वेद है जिसे तंत्र मंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है? तो ये है अथर्ववेद को तंत्र मंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे। अथर्ववेद के बारे में आप लोग जानेंगे। यह 20 खंडों का संग्रह है, ठीक। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद अथर्वणों का ज्ञान भंडार रोजमर्रा की जिंदगी की प्रक्रियाएं हैं, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है जो 20 पुस्तकों में विभाजित है, ठीक। तो अथर्ववेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ नोट करेंगे ऋग्वेद वेदों का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक। यजुर्वेद बलि प्रार्थनाओं की पुस्तक कहा जाता है यजुर्वेद को, ठीक। यजुर्वेद को बलि प्रार्थनाओं की पुस्तक। सामवेद की उत्पत्ति समन से हुई है जिसका अर्थ है धुन। यह रागों का संग्रह है, रागों का मतलब आवाज, रागों का संग्रह है सामवेद। और यजुर्वेद बलि प्रार्थनाओं का पुस्तक, ठीक। बलि प्रार्थनाओं की पुस्तक है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद तंत्र मंत्र की पुस्तक है, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरात स्थल में मिलते हैं? आपको बताना है जुते हुए खेत के प्रमाण निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? तो ये सभी को पता है जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में मिलते हैं, ठीक। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के बीच घग्गर के बाएं या दक्षिणी किनारे पर कालीबंगा की बस्ती है, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा में मिलते हैं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने लाठी क्लब की स्थापना की थी। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे लाठी क्लब का गठन युवाओं को बहादुर बनाने, ठीक, युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। ठीक, तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया था। तो सबसे पहले जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई है। 1885 में की गई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और देखेंगे पूर्ण स्वराज जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनाया था, तो ये मनाया था 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया था। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे 19 दिसंबर 1932 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पारित किया। ठीक, पारित कब हुआ? 19 दिसंबर 1932 को ये पारित होता है और जाकर के 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मनाया। ठीक, इज करेक्ट आंसर लाहौर अधिवेशन के बाद। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पूना समझौता निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। आपको बताना है पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। ठीक, पूना समझौता उच्च जाति के हिंदू नेताओं, गरीब वर्गों और दलित की ओर से क्रमशः महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया था। ठीक, एक समझौता किया गया था जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। साथ साथ नोट करेंगे इसे 24 सितंबर 1932 को पूना भारत की यरवदा सेंट्रल जेल में बनाया गया था। ठीक, 1932 में पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ। ठीक, तो बी इज करेक्ट आंसर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, ये हम सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये क्या बोलते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। तो ये बनाए थे लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। ठीक, कानून बनाया था लॉर्ड डलहौजी, जो कि रेल के लिए, मतलब भारत में 1853 में भारतीय रेल के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रयास किया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं। ठीक, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस लीग योजना 1916 को इस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कांग्रेस लीग योजना 1916 को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस लीग योजना 1916 को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों पक्षों में संयुक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। किसके बीच हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है 1916 में। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, ये भी बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। और थर्ड है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू दी अनटचेबल्स, ये भी बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। ठीक, ABC ये तीनों बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। भारत संक्रमण काल ये लिखी गई है, आप लोग नोट करेंगे M.N. रॉय द्वारा। ठीक, M.N. रॉय द्वारा भारत संक्रमण काल, M.N. रॉय द्वारा भारत संक्रमण काल पुस्तक लिखी गई है। बाकी ये तीनों पुस्तक बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। आपको बताना है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रकाशित हुई थी। सी इज ए करेक्ट आंसर। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक, चूंकि ग्वालियर टाइप हो गया है, गोवालिया यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गोवालिया
ग्वालियर टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ग्वालियर टैंक जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक, ग्वालियर टैंक में अरुणा आसफ अली ने ध्वज फहराया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक, बीजे करेक्ट आंसर अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे 1958 में वह दिल्ली की पहली मेयर भी बनी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी हमने देखा था 1942 में किया गया था। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया, 8 अगस्त 1942 में किया गया था। और इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 8 अगस्त 1942 से, जिसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके रख लें, ताकि जैसे इस क्लास का अगला पार्ट अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।